अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल इमरान सीरीज में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज की वीडियो में सुनते हैं नॉवेल जूश पावर की एपिसोड नंबर 10। जुबली एरिया खासा वसी इलाका था। यहाँ रहायशी इमारतें भी थीं और कमर्शियल भी। इमरान और जूलिया दोनों कार में घूमते हुए अपनी मतलूबा बिल्डिंग को ट्रेस करते रहे। यहाँ नंबरों की तरतीब भी कुछ ज्यादा अच्छे अंदाज में नहीं थी, इसलिए उन्हें 101 बिल्डिंग को तलाश करने में खासी परेशानी हुई। आखिरकार उन्होंने अपनी मतलूबा बिल्डिंग ट्रेस कर ही ली। ये खासी वसी 2 मंजिला इमारत थी और इसके जहाजी साइज के गेट की साइड पर ओल्ड फील्ड बिल्डिंग की प्लेट मौजूद थी, जिसके नीचे नंबर 101 दर्ज था। बज़ाहिर ये एक रहायशी बिल्डिंग नजर आ रही थी, लेकिन इस पर खसूसी साइंसी इक़दामात के कोई असर नजर नहीं आ रहे थे। ये बिल्डिंग तो जूश पावर का हेडक्वार्टर नजर नहीं आता, जूलिया ने कहा। नॉरक जैसे शहर में ऐसा ही हेडक्वार्टर हो सकता है। यहाँ इतनी वसी बिल्डिंग भी खासी अहमियत रखती है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तो क्या करना है? यहाँ तो कोई हिफाजती इंतजामात भी नजर नहीं आ रहे, जूलिया ने कहा। वो साइड सीट पर बैठी हुई थी, जबकि ड्राइविंग सीट पर इमरान मौजूद था। उसने कार एक साइड पर बनी हुई पब्लिक पार्किंग में रोकी हुई थी और यहाँ से भी ओल्ड फील्ड बिल्डिंग का गेट साफ नजर आ रहा था। मेरा ख्याल है कि टीम को फौरी तौर पर कॉल कर लिया जाए, फिर इस बिल्डिंग पर रेड किया जाए, जूलिया ने कहा। ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ वो शुक्रानी सिफारतकार मौजूद नहीं है, इसलिए ये हमारा असल मिशन नहीं है। हमने यहाँ से कर्नल शेफर्ड को कवर करना है, जो जूश पावर का चीफ है। इससे मालूम किया जाएगा कि शुक्रानी सिफारतकार मादाम हुचोंग कहाँ है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन कैसे मालूम होगा? कर्नल शेफर्ड को कैसे कवर किया जाएगा? मुझे एहसास हो रहा है कि इस बिल्डिंग के अंदर मुसल्लह अफराद खासी तादाद में मौजूद होंगे, जूलिया ने कहा। एक काम तो हो गया कि इस खुफिया तंजीम के चीफ का ठिकाना आखिरकार हमने तलाश कर लिया है। इसमें भी तुम्हारी जहानत काम आई है। तुमने अबू अब्दुल्ला से बात करने का इशारा किया है, इस तरह ये बिल्डिंग सामने आ गई। अब रह गया दूसरा काम कि हम कर्नल शेफर्ड तक पहुंचकर उससे मालूमात हासिल करें। इसकी 2 सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये कि हम तनवीर एक्शन करते हुए बराह रास्त अंदर दाखिल हो जाएं, लेकिन ये नॉरक है, यहाँ चंद लम्हों में पुलिस पहुंच जाएगी, इसलिए ये तरीका यहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकता। दूसरा तरीका ये है कि हम इस वक्त चले जाएं और आधी रात को यहाँ आकर अंदर दाखिल होने की कोशिश करें। वो ऐसा वक्त होता है कि कर्नल शेफर्ड और उसके आदमी मुतमिन होकर बैठे होंगे, इमरान ने कहा। लेकिन मसला तो अंदर जाने का है, अब जाएं या रात को जाएं। और ये नॉरक है, कोई देहाती गांव नहीं है कि रात पड़ते ही यहाँ सब सो जाएंगे। यहाँ तो दिन सोते हैं और रातें जागती हैं, जूलिया ने जवाब देते हुए कहा। तुम यहीं बैठो, मैं इस बिल्डिंग का जायजा लेकर अभी आता हूँ, इमरान ने कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतरते हुए कहा और जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान पार्किंग से निकलकर साइड पर चलता हुआ उस जगह की तरफ बढ़ गया जहां से वो पैदल सड़क क्रॉस कर सकता था, क्योंकि तरक्की याफ्ता ममालिक में ट्रैफिक के असूल इस अंदाज में तैयार किए जाते थे जिससे हादसे कम से कम हो सकें, और यहाँ ट्रैफिक के असूलों पर सबसे ज्यादा सख्ती से अमल कराया जाता था। यही वजह थी कि सड़क पर हर जगह से क्रॉस ना किया जा सकता था, बल्कि इसके लिए मखसूस जगह बनी हुई थी जहां से सड़क क्रॉस की जा सकती थी। वहां बाकायदा सड़क क्रॉस करने के लिए खुदकार लाइट्स मौजूद थीं। सुर्ख लाइट के जलते ही ट्रैफिक रुक जाती थी और सड़क क्रॉस की जा सकती थी, जबकि सब लाइट जलने पर ट्रैफिक दोबारा रवां हो जाती थी और रोड क्रॉस नहीं की जा सकती थी। इमरान मखसूस स्पॉट पर पहुंचकर रुक गया। वहां और लोग भी मौजूद थे। फिर ट्रैफिक रुकते ही वो सब तेजी से आगे बढ़े, जिस कदर तेजी से मुमकिन हो सका उन्होंने सड़क क्रॉस कर ली। इमरान भी उनके साथ ही शामिल था। सड़क क्रॉस करके वो ओल्ड फील्ड बिल्डिंग की तरफ बढ़ता चला गया। उसकी एक साइड पर भी रोड था, जबकि अकबी और दूसरी साइड पर मुल्हका इमारतें थीं।
इमरान इस साइड रोड पर बढ़ता चला गया। जब वो बिल्डिंग के अकब में पहुंचा तो ये देखकर चौंक पड़ा कि वहां अकबी तरफ दोनों इमारतों की दीवारें एक दूसरे के साथ मुल्हिका ना थीं, बल्कि दरमियान में एक गली नुमा सड़क थी जो आगे जाकर बंद हो जाती थी और वहां कूड़े के ड्रम मौजूद थे। इमरान इस गली नुमा सड़क की तरफ बढ़ गया और फिर इसे वो चीज नजर आ गई जिसकी तलाश में वो आया था। ये सीवरेज का ढक्कन था। इसी लम्हे इमरान को किसी गाड़ी की आवाज करीब से सुनाई दी तो वो तेजी से मुड़ा और वापस साइड रोड पर आ गया। उसी लम्हे मकामी हुकूमत का कूड़ा उठाने वाला मखसूस ट्रक इस गली में मुड़ गया, जबकि इमरान इत्मीनान से चलता हुआ वापस मेन रोड की तरफ आ गया और फिर उसने सड़क क्रॉस की और पार्किंग की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो अपनी कार तक पहुंच गया। उसने ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोला और उछलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। साइड सीट पर जूलिया बैठी हुई थी। क्या हुआ? कुछ मामला सीधा हुआ? जूलिया ने पूछा। कौन सा मामला? इमरान ने इस तरह चौंक कर पूछा जैसे उसे सिरे से किसी मामले का इल्म ही ना हो। इस बिल्डिंग में दाखिल होने का मामला, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। ओह अच्छा, मैं समझा कि हम दोनों की शादी का मामला। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। वो तो काफी हद तक सीधा हो चुका है। अब तो मुझसे भागकर कहीं नहीं जा सकते और मैं भी गिन गिन कर बदले लूंगी। जूलिया ने कहा तो इमरान उसे ऐसी हैरत भरी नजरों से देखने लगा जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि ये अल्फाज वाकई जूलिया ही ने कहे हैं। ये तुम्हें क्या हो गया है? इमरान ने कदरे नाराजगी भरे लहजे में कहा। क्यों, मैंने कोई गलत बात की है? जूलिया ने अपनी बात पर इसरार करते हुए कहा। सुनो जूलिया, सैयद चिराग शाह साहब के चंद फिक्रों का मतलब ये नहीं कि तुम इस अंदाज में बातें करो। ये ठीक है कि तुम मैच्योर और अमली औरत हो, लेकिन फिर भी औरत हो, और हमारे मुआशरे में तो शादीशुदा औरतें इस अंदाज में बात करने से कतराती हैं। और इसमें खुद औरत की अपनी इज्जत है, वरना इसके और बाजारी औरत में कोई फर्क नहीं रहता। आइंदा इस अंदाज में दोबारा बात की तो ये सुन लो कि सैयद चिराग शाह साहब नाउज़ुबिल्लाह खुदा नहीं है। इमरान ने इंतहाई नाराजगी भरे लहजे में कहा। आई एम सॉरी इमरान, न जाने क्यों ये अल्फाज मेरे मुंह से निकल गए। बहरहाल आइंदा मैं मुहतात रहूंगी। जूलिया ने इमरान का मूड देखकर फौरन ही माजरत कर ली। आइंदा के बारे में तुम्हें एक लतीफा सुनाता हूँ। एक पहाड़ी उखड़ आदमी की शादी हुई तो वो अपनी दुल्हन को घोड़े पर बिठाकर अपने घर ले जा रहा था कि घोड़े ने अड़ी की। तो उस साहब ने कहा एक, और घोड़े को आगे बढ़ा दिया। फिर घोड़े ने दोबारा अड़ी की तो उस साहब ने कहा दो, और घोड़े को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया। फिर जब घोड़े ने तीसरी बार अड़ी की तो ये साहब घोड़े से नीचे उतरे और अपनी दुल्हन को भी नीचे उतार लिया। और जेब से पिस्टल निकालकर उसने तीन कहा और उसके साथ ही उसने घोड़े को गोली मारकर हलाक कर दिया। इसका नतीजा क्या हुआ जानती हो? इस साहब की दुल्हन ने अपनी सारी जिंदगी में एक के बाद दो कहलवाने की नौबत न आने दी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो तुम घोड़े वाला सलूक मुझसे करना चाहते हो? क्यों? जूलिया ने यकलख्त खुशीले लहजे में कहा। अरे अरे, ये सारी कार्रवाई तो दुल्हन को समझाने के लिए की गई थी, और ये भी ख्याल रखो कि मैंने दुल्हन कहा है, बीवी नहीं कहा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो जूलिया न जाने क्या सोचकर बेख्तियार मुस्कुरा दी। उसका सुर्खो सफेद चेहरा यकलख्त कंदारी अनार की तरह सुर्ख हो गया था और इमरान ने कार स्टार्ट की और इसे पार्किंग से बाहर ले आया। क्या मतलब, क्या तुम वापस जा रहे हो? जूलिया ने यकलख्त चौंक कर पूछा। हाँ, मैंने गटर का दहाना देख लिया है, लेकिन दिन के वक्त इस साइड रोड पर भी खासी ट्रैफिक होती है और हमें दहाने को खोलने और अंदर जाने में कुछ वक्त लग सकता है, इसलिए हमें सड़क से चेक भी किया जा सकता है, जबकि रात को ऐसा नहीं होगा। इसलिए हम इत्मीनान से गटर के जरिए अंदर पहुंच जाएंगे। इमरान ने कार को साइड पर मोड़ते हुए कहा। लेकिन ये तो जरूरी नहीं है कि कर्नल शेफर्ड रात भी इस बिल्डिंग में गुजारता हो सकता है कि इसका सिर्फ ऑफिस इस बिल्डिंग में हो, जूलिया ने कहा। होने को तो सब कुछ हो सकता है,
लेकिन हमें दस्तयाब इम्कानात पर काम करना होता है। अगर वो ना मिला तब भी उसके किसी आदमी से मालूमात हासिल की जा सकती हैं और फिर वो जहां भी होगा वहां पहुंचा जा सकता है। इमरान ने कहा तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान कार को दौड़ाता हुआ वापस ह्यूस्टन कॉलोनी की तरफ बढ़ता चला गया। फिर तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइविंग के बाद वो ह्यूस्टन कॉलोनी पहुंच गए। इमरान ने कार कोठी की गेट के सामने रोकी और फिर नीचे उतरकर उसने चाबी से गेट का लॉक खोला और छोटा फाटक खोलकर अंदर दाखिल हुआ और फिर उसने बड़ा फाटक खोल दिया। इस दौरान जूलिया साइड सीट से ड्राइविंग सीट पर आ चुकी थी, इसलिए जूलिया ने बड़ा फाटक खुलते ही कार आगे बढ़ा दी और फिर उसे साइड सीट पर बने हुए पोर्च की तरफ ले गई, जबकि इमरान ने फाटक बंद किया और फिर मुड़कर वो इमारत की तरफ बढ़ने लगा। जूलिया भी कार रोक कर नीचे उतरी और वो भी इमरान की तरफ बढ़ने लगी थी कि यकलख्त स्टक स्टक की आवाजें सुनकर वो दोनों उछल पड़े। सांस रोक लो, इमरान ने तेज लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने खुद भी सांस रोक लिया, लेकिन इसके बावजूद उसका ज़हन तेजी से घूमने लग गया और जैसे उसके निचले जिस्म ने उसके ऊपरी जिस्म का बोझ उठाने से इनकार कर दिया हो और इमरान आहिस्ता आहिस्ता वहीं फर्श पर ढेर होता चला गया। सांस उसने वैसे ही लाशौरी तौर पर रोका हुआ था, लेकिन उसके ज़हन पर जैसे स्याह चादर सी फैलती चली गई। कार खासी तेज रफ्तारी से ह्यूस्टन कॉलोनी की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर विक्टर और साइड सीट पर कैथी बैठी हुई थी। वो दोनों मेकअप में थे। ये मेकअप इन दोनों ने अपनी रिहाइशगाह से रवाना होते हुए इसलिए कर लिया था कि इमरान इन दोनों को उनके असली चेहरों में देख चुका था और वो नहीं चाहते थे कि इमरान तक पहुंचने से पहले किसी भी तरह इमरान उन्हें देखकर गायब हो जाए। क्या बैकर्ड ने दुरुस्त बताया होगा विक्टर? कैथी ने कहा। हाँ, वो गलत बयानी नहीं करता, मुझे उस पर मुकम्मल एतमाद है, विक्टर ने जवाब देते हुए कहा। अब तुम्हारा रवैया इस इमरान से कैसा होगा? चंद लम्हों की खामोशी के बाद कैथी ने पूछा। रवैया? क्या मतलब? विक्टर ने चौंक कर कहा। उसने बावजूद हम पर काबू पा लेने के हमें आजाद कर दिया था, वरना वो बड़ी आसानी से हमें हलाक कर सकता था। अब जब तुम उस पर काबू पा लोगे तो तुम्हारा रवैया क्या होगा? क्या उसे छोड़ दोगे या हलाक कर दोगे? कैथी ने कहा तो विक्टर बेख्तियार हंस पड़ा। इमरान मशरिक का बाशिंदा है और ये मशरकी लोग इखलाकियात को ही सब कुछ समझते हैं। हालांकि ये सरासर हमाकत है कि किसी दुश्मन पर काबू पा लेने के बाद उसे जिंदा छोड़ दिया जाए। अब देखो, अगर वो हमें हलाक कर देता तो आज हम उसे हलाक करने के लिए ना जा रहे होते। इसलिए तुम कम से कम मुझसे तो ऐसी हमाकत की तवक्को बिल्कुल न रखना, विक्टर ने कहा। मैं भी यही चाहती हूँ। मुझे खदशा था कि कहीं तुम भी उसकी तरह हमाकत करने पर ना अड़ जाओ। वैसे इस बार उसके साथ कोई औरत भी है, इसलिए इंतकामी कार्रवाई हर लिहाज से मुकम्मल हो जाएगी। उसने हम दोनों को छोड़ा था, हम इन दोनों को हलाक करने जा रहे हैं, कैथी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो विक्टर ने इस बात में सर हिला दिया और फिर इसी तरह की बातें करते हुए वो ह्यूस्टन कॉलोनी पहुंच गए। थोड़ी सी कोशिश से वो कोठी नंबर 303 को भी तलाश करने में कामयाब हो गए। दरमियाने टाइप की कोठी थी जिसका फाटक बंद था। उनकी कार आहिस्तगी से चलती हुई कोठी के सामने से गुजरी तो विक्टर और कैथी दोनों ने गौर से फाटक को देखा, लेकिन फाटक पर कोई ताला मौजूद ना था। अलबत्ता छोटे फाटक में ऐसा ताला मौजूद था जो फाटक के अंदर नस्ब किया जाता है और इसका सिर्फ चाबी डालने का सुराख बाहर होता है और चाबी डालकर इसे बाहर से खोला भी जा सकता है। इसलिए उन्हें कोई अंदाजा नहीं हो सका कि इमरान और उसकी साथी औरत अंदर मौजूद हैं या नहीं। हमें जीरो क्रॉस इस्तेमाल करना पड़ेगा, विक्टर ने कहा तो कैथी ने इस बात में सर हिला दिया। फिर उन्होंने कार काफी आगे ले जाकर एक पब्लिक पार्किंग में रोक दी। वहां चंद कारें तो मौजूद थीं, लेकिन कोई आदमी मौजूद ना था। तुम नीचे उतरो, तुम्हारी सीट के नीचे बॉक्स में जीरो क्रॉस मौजूद है और गैस पिस्टल भी, दोनों निकाल कर मुझे दो, विक्टर ने कहा तो कैथी कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतरी।
फिर उसने साइड सीट उठाकर नीचे मौजूद बॉक्स में से एक सेल फोन जैसा आला निकाला और साथ ही गैस पिस्टल निकालकर उसने सीट बंद कर दी। इस दौरान विक्टर भी कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतर चुका था और कैथी ने दोनों चीजें उसकी तरफ बढ़ा दी। यहां से तुम्हें इस कोठी का फाटक तो नजर आ रहा है ना? विक्टर ने कहा। हाँ, क्यों? लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? कैथी ने चौंक कर कहा। हो सकता है कि इस वक्त वो दोनों अंदर मौजूद ना हों और मेरी साइड गली में होते हुए वो आ जाएं, तो तुम मुझे 05 ट्रांसमीटर पर बता देना, विक्टर ने कहा। तो कैथी ने इस बात में सर हिला दिया और विक्टर ने गैस पिस्टल और 0 क्रॉस आला दोनों चीजें जेब में डाली और फिर वो साइड पर बढ़ गया ताकि मखसूस जगह से सड़क क्रॉस करके वो कोठी की साइड गली में जाकर 0 क्रॉस के जरिए मालूम कर सके कि अंदर कोई 0 मौजूद है या नहीं। इस आले से निकलने वाली मखसूस रेज आले की छोटी सी स्क्रीन पर मखसूस काशन के जरिए अंदर की सूरत हाल बता देती थी। सड़क क्रॉस करके वो दूसरी तरफ से वापस मुड़ा और फिर मतलूबा कोठी की साइड में मौजूद पतली सी गली में दाखिल होकर कैथी की नजरों से गायब हो गया। कैथी ने अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब में मौजूद छोटे साइज का लेकिन जदीद 0505 ट्रांसमीटर निकाला और फिर इस पर विक्टर की मखसूस फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर ली ताकि अगर इसे फौरी तौर पर इस्तेमाल करना पड़े तो वक्त जाया ना हो। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके जैसे ही उसने नजरें उठाईं तो वो बेख्तियार उछल पड़ी क्योंकि एक मतलूबा कार कोठी के गेट पर रुक रही थी। खासा फासला होने के बावजूद उसे कार में बैठे हुए एक मर्द और एक औरत साफ नजर आ रहे थे। कार गेट के सामने रुकी और फिर कार का दरवाजा खोलकर मर्द नीचे उतरा और उसे देखकर कैथी फौरन पहचान गई कि ये इमरान है क्योंकि वो उसका कदो कामत हजारों में आसानी से पहचान सकती थी। इमरान गेट की तरफ बढ़ा तो कैथी ने ट्रांसमीटर का बटन ऑन करके उसे मुंह के करीब कर लिया। हेलो हेलो, कैथी कॉलिंग, ओवर, कैथी ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस, विक्टर बोल रहा हूं, क्या बात है, ओवर। चंद लम्हों के बाद विक्टर की आवाज सुनाई दी। विक्टर, इमरान और उसकी साथी औरत एक कार में कोठी पर पहुंच गए हैं और वो कार अंदर ले जा रहे हैं। तुम 5 मिनट बाद अंदर गैस फायर कर देना, इस तरह ये दोनों यकीनी तौर पर बेहोश हो जाएंगे, फिर उनको आसानी से हलाक किया जा सकता है, ओवर, कैथी ने तेज तेज लहजे में कहा। ओ अच्छा, मैंने भी कार की हल्की सी आवाज सुनी है। ठीक है, तुम भी आ जाओ, हमें अपनी तरफ से अंदर जाना होगा, ओवर, विक्टर ने जवाब देते हुए कहा। ओके, ओवर एंड ऑल, कैथी ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने जैकेट की जेब में रख लिया। इस दौरान इमरान की कार कोठी के अंदर जा चुकी थी और कोठी का फाटक बंद हो चुका था। कैथी ने जैकेट की दूसरी जेब में मौजूद मशीन पिस्टल की मौजूदगी को चेक किया और फिर तेजी से पार्किंग से निकलकर इस तरफ बढ़ती चली गई जहां से वो सड़क क्रॉस कर सकती थी। थोड़ी देर बाद जब वो सड़क क्रॉस करके इस बंद गली में पहुंची तो गली के आखिरी हिस्से में मौजूद विक्टर को उसने हाथ से अपनी तरफ आने का इशारा किया और कैथी तेजी से उसकी तरफ बढ़ती चली गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों कोठी के अकबी हिस्से में मौजूद थे जहां कूड़े के 3 बड़े ड्रम मौजूद थे। कोठी की अकबी दीवार ज्यादा ऊंची न थी और वहां एक दरवाजा भी था जो अंदर से बंद था। अंदर गैस फायर कर दी है? कैथी ने पूछा। हाँ, और अब तक उसके असरात खत्म हो चुके होंगे, इसलिए हमें अपनी तरफ से अंदर जाना है। मैं अंदर कूद कर दरवाजा खोलता हूं, विक्टर ने कहा और उसके साथ ही आगे बढ़कर वो उछला तो उसके दोनों हाथ दीवार के किनारे पर पड़े और दूसरे लम्हे उसका जिस्म अपने बाजुओं के बल पर उठता हुआ एक लम्हे के लिए दीवार पर रुका और दूसरे लम्हे वो एक हल्के से धमाके से अंदर कूद चुका था। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और कैथी जो दरवाजे के सामने मौजूद थी तेजी से अंदर दाखिल हुई और विक्टर ने दरवाजा बंद कर दिया।
कोठी के एक भी हिस्से में एक छोटा सा एरिया था जिसका फर्श गर्द आलूद हो रहा था। एक साइड पर राहदारी थी। वो दोनों इत्मीनान से चलते हुए इस राहदारी की तरफ बढ़ गए क्योंकि इन्हें मालूम था कि इमरान और उसकी साथी औरत दोनों बेहोश पड़े होंगे। राहदारी से गुजरकर वो जैसे ही सामने के रुख पर पहुंचे तो बेख्तियार ठिठक कर रुक गए क्योंकि सामने ही पोर्च में एक कार मौजूद थी, जबकि कार के करीब एक औरत फर्श पर टेढ़े मेढ़े अंदाज में बेहोश पड़ी थी और उससे कुछ फासले पर फर्श पर एक आदमी पड़ा हुआ था, वो भी बेहोश था। किस कदर दिलकश नजारा है। हमारे दुश्मन हमारे सामने बेबस पड़े हुए हैं। विक्टर ने जेब से मशीन पिस्टल निकालते हुए मुसरत भरे लहजे में कहा। फायरिंग मत करना, हमारे निकलने से पहले पुलिस यहाँ पहुंच जाएगी। पार्किंग के सामने पुलिस पेट्रोलिंग स्पॉट है, मैं देख चुकी हूँ, कैथी ने कहा। वो हाँ, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। हम इनकी गर्दनें तोड़ सकते हैं, विक्टर ने कहा और आगे बढ़ने लगा। एक मिनट विक्टर, एक मिनट, कैथी ने उसे बाजू से पकड़कर रोकते हुए कहा। क्या बात है, तुम झिझक क्यों रही हो? विक्टर ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा। हमें चीफ के सामने साबित करना होगा कि हमने वाकई इमरान को हलाक किया है। इस आदमी का कदो कामत तो 100% इमरान जैसा ही है, लेकिन चेहरे के लिहाज से ये एक्रिमन है और मुझे ये मेकअप में दिखाई नहीं देता, कैथी ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि हम पहले इसका मेकअप वॉश करें और फिर इसे हलाक करें? लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले इसे हलाक कर दें, फिर इसे उठाकर अपने स्पॉट पर ले जाएं। वहां जदीद और स्पेशल मेकअप वॉशर है, इसका मेकअप वॉश करके चीफ को इतला दी जाए, विक्टर ने कहा। बेहोश लोग बहरहाल जिंदा तो होते हैं। अगर रास्ते में कहीं भी पुलिस की इमरजेंसी चेकिंग हुई और उन्हें हमारी कार में लाशें मिल गईं, तो तुम जानते हो क्या होगा। चीफ भी मामला ना दबा सकेगा, जबकि बेहोश अफराद के बारे में कहा जा सकता है कि ये अचानक बेहोश हो गए हैं और हम इन्हें अस्पताल ले जा रहे हैं। वैसे इस गैस से इन्हें 4-5 घंटों से पहले होश नहीं आ सकता, इसलिए रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, कैथी ने जवाब देते हुए कहा। तुम ठीक कह रही हो, फिर मैं जाकर कार अंदर ले आता हूँ। तुम फाटक पर ही रहना ताकि हॉर्न सुनकर फाटक खोल सको, विक्टर ने कहा और कैथी ने इस बात में सर हिला दिया। विक्टर फाटक की तरफ बढ़ गया, उसके पीछे कैथी थी। फिर अंदर से छोटा फाटक खोलकर विक्टर बाहर निकल गया और कैथी बड़े फाटक के पास रुक गई। अलबत्ता उसकी नजरें फर्श पर बेहोश पड़े हुए इन दोनों पर जमी हुई थीं, लेकिन वो दोनों ही बेहिस्सो हरकत पड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद बाहर कार के रुकने और फिर हॉर्न की हल्की सी आवाज सुनाई दी, तो कैथी ने फाटक का बड़ा कुंडा हटाया और फिर एक साइड का फाटक खोल दिया। दूसरे लम्हे बाहर मौजूद कार, जिसे विक्टर चला रहा था, तेजी से अंदर दाखिल हुई, तो कैथी ने जल्दी से फाटक बंद कर दिया। इसे खतरा था कि खुले फाटक में से बाहर से गुजरने वालों की नजर में ये बेहोश अफराद ना आ जाएं, इसलिए उसने पूरा फाटक भी ना खोला था। फाटक बंद करके उसने कुंडा लगाया और तेजी से वापस अपनी कार की तरफ बढ़ गई। थोड़ी सी कोशिश के बाद इन दोनों ने मिलकर दोनों बेहोश अफराद में से एक को कार के अकबी सीट पर और दूसरे को अकबी और फ्रंट सीटों के दरमियान डाल दिया। तुम यहां ठहरो, मैं अंदर से कोई कपड़ा लेकर आता हूं ताकि इन्हें ढांपा जा सके, विक्टर ने कहा। अंदर इन दोनों का सामान भी होगा, वो भी ले आना, कैथी ने कहा। तो विक्टर इस बात में सर हिलाता हुआ अंदर की तरफ बढ़ता चला गया और फिर तकरीबन 1 घंटे की मुहताज ड्राइविंग के बाद वो बगैर किसी चेकिंग के अपने स्पॉट पर पहुंच गए जहां का इंचार्ज वास्को था। इसका इंतजाम जूश पावर की तरफ से किया गया था और वास्को भी जूश पावर का आदमी था। इस स्पॉट को आमतौर पर इमरजेंसी स्पॉट या ई स्पॉट कहा जाता था। यहाँ हर किस्म का असला, मेकअप का सामान, लिबास और तहखाने में बाकायदा टॉर्चिंग रूम था, जिसमें इंतहाई जदीद साख्त की रॉड्स वाली कुर्सियां मौजूद थीं। इन कुर्सियों के रॉड्स रिमोट कंट्रोल थे
इसलिए उन्हें बगैर रिमोट कंट्रोल के खोलना नामुमकिन था। वास्को टॉर्चिंग के सिलसिले में खसूसी महारत रखता था, इसलिए कहा जाता था कि वास्को की टॉर्चिंग के सामने पत्थर भी बोल पड़ते हैं। विक्टर ने कार स्पॉट के बंद फाटक के सामने रोकी और मखसूस अंदाज में 3 बार हॉर्न दिया तो छोटी सी खिड़की खुली और एक भारी लेकिन वर्जिशी जिस्म के मालिक, लंबे कद और चौड़े चेहरे का आदमी बाहर आ गया। ये वास्को था। विक्टर हूं वास्को, SC1, विक्टर ने कहा क्योंकि वो मेकअप में था। ओह यस सर, आपके साथ? वास्को कुछ कहते कहते रुक गया। कैथी हूं वास्को, कैथी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं पहले ही पहचान गया था, मैं फाटक खोलता हूं। वास्को ने मुस्कुराते हुए कहा और तेजी से वापस मुड़कर फाटक के अंदर चला गया। चंद लम्हों बाद फाटक खुल गया तो विक्टर ने कार आगे बढ़ा दी। एक साइड पर करके उसने कार रोकी और फिर विक्टर और कैथी दोनों कार से नीचे उतर आए, जबकि इस दौरान वास्को फाटक बंद करके वापस कार की तरफ बढ़ा चला रहा था। वास्को, कार में 2 खतरनाक पाकि एशियाई एजेंट बेहोश पड़े हैं, इन्हें टॉर्चिंग रूम में ले जाकर रॉड्स में जकड़ दो और फिर इन दोनों का मेकअप भी वॉश करो। हम इस दौरान थोड़ी सी विस्की पी लें, विक्टर ने वास्को से मुखातिब होकर कहा। यस सर, आप इत्मीनान से बैठें, मैं आपके अहकामात की तकमील करके आपको इतला देता हूं। वास्को ने मुद्दबाना लहजे में कहा तो विक्टर और कैथी इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाते हुए इमारत की तरफ बढ़ते चले गए। वहां मौजूद अलमारी से शराब की बोतल और 2 ग्लास निकालकर उन्होंने मेज पर रखे और फिर बोतल खोलकर कैथी ने शराब ग्लास में उंडेली और दोनों ने एक एक लंबा घूंट लिया। कर्नल शेफर्ड को इतला दे दें कि इमरान और उसकी साथी औरत को पकड़ा जा चुका है, विक्टर ने कहा। अभी नहीं, पहले इनके मेकअप वॉश हो जाएं, कैथी ने जवाब दिया तो विक्टर बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब, क्या तुम्हें शक है कि ये इमरान नहीं है? विक्टर ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हें मालूम है कि मैं मेकअप के मामलात को किस हद तक जानती हूँ। मेरा अंदाजा है कि ये आदमी मेकअप में नहीं है, वरना मैं फौरन पहचान जाती। अलबत्ता ये औरत मेकअप में है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मामलात कंफर्म हो जाएं, फिर चीफ से बात की जाए, कैथी ने कहा। इसका कदो कामत और जिसामत तो हूबहू इमरान जैसी है, विक्टर ने शराब का घूंट लेते हुए कहा। हाँ, इसीलिए तो कह रही हूं कि चेक कर लिया जाए, वरना तो गैर मुतल्लिका आदमी को चेक करने के लिए यहां तक ले आने की तकलीफ क्यों उठाई जाती, वहीं गोली मारकर खत्म कर दिया जाता, कैथी ने कहा तो विक्टर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 45 मिनट के बाद वास्को कमरे में दाखिल हुआ तो दोनों इश्तियाक भरी नजरों से उसे देखने लगे। बॉस, मर्द मेकअप में नहीं है, अलबत्ता औरत मेकअप में थी और मेकअप उतरने के बाद वो स्विस नजात जाहिर हुई है, वास्को ने कहा तो विक्टर और कैथी दोनों बेख्तियार चौंक पड़े। स्विस नजात पाकि एशियाई नहीं है वो, विक्टर ने हैरत भरे लहजे में कहा। लेकिन असल मसला तो इस मर्द का था, औरत कोई भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, कैथी ने कहा। जाओ, इन दोनों को हलाक करके इनकी लाशें बरकी भट्टी में डालकर राख कर दो, विक्टर ने मुंह बनाते हुए कहा। यस बॉस, वास्को ने कहा और वापस मुड़ गया। ठहरो वास्को, कैथी ने कहा तो वो वापस मुड़ आया। अब क्या करना है, ये गैर मुतल्लिक लोग हैं, बैगर्ड ने हमें गलत पता दिया था, मरने दो इन्हें, विक्टर ने कदरे हुसीले लहजे में कहा। इमरान को इंतहाई खतरनाक एजेंट समझा जाता है, इसलिए हो सकता है कि उसने कोई ऐसा खसूसी मेकअप कर रखा हो कि वॉशर से वॉश ना हो सके, कैथी ने कहा। अगर ऐसा होता तो फिर इस औरत का मेकअप क्यों वॉश हो जाता, विक्टर अभी तक अपनी बात पर कायम था। हो सकता है कि इस औरत ने अपने तौर पर मेकअप किया हो। बहरहाल तुम इस मर्द को होश में ले आओ, मैं इसे इसकी आवाज और लहजे से पहचान लूंगी। अब ये यहाँ आ ही गए हैं तो अब जा तो कहीं नहीं सकते,
البتہ ہمیں اپنا پورا اطمینان کر لینا چاہیے، کیتھی نے کہا۔ تو پھر میرے خیال میں اس عورت کو پہلے ہوش میں لایا جائے تاکہ وہ بتائے کہ یہ مرد کون ہے، وکٹر نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، ان دونوں کو ہوش میں لے آؤ۔ آؤ وکٹر چلیں، ان کے ہوش میں آتے ہی جو گفتگو ہوگی وہ ان کی درست شناخت کرا دے گی، کیتھی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، آؤ میرے ساتھ، وکٹر نے کہا اور وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ واسکو مڑ کر ان سے پہلے کمرے سے جا چکا تھا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے ٹارچنگ روم میں داخل ہوئے تو واسکو ان کے لیے پلاسٹک کی 2 کرسیاں لا کر ان راڈز والی کرسیوں کے سامنے رکھ چکا تھا، جبکہ وہ خود الماری کی طرف جا رہا تھا تاکہ وہاں سے اینٹی گیس کی بوتل نکال کر ان دونوں کو ہوش میں لے آئے۔ عمران کی آنکھیں کھلی تو چند لمحوں تک اس کے ذہن میں غبار سا چھایا رہا، پھر اس کا شعور پوری طرح جاگ اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے کانوں میں جولیا کی آواز پڑی۔ وہ اسے مائیکل مائیکل کہہ کر پکار رہی تھی۔ عمران نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن وہ صرف کسمسا کر رہ گیا، کیونکہ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ اس کے جسم کے گرد فولادی راڈز موجود ہیں۔ اس نے ایک طویل سانس لیا اور اس کے ساتھ ہی اسے سامنے بیٹھے ہوئے ایک مرد اور ایک عورت نظر آئی۔ یہ دونوں ایکریمن تھے۔ اس نے گردن گھمائی تو ساتھ ہی دوسری کرسی پر جولیا بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی راڈز میں جکڑی ہوئی تھی۔ یہ ہم کہاں آ گئے ہیں مائیکل، اور یہ کون لوگ ہیں؟ جولیا نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے قدرے خوفزدہ سے لہجے میں کہا، جبکہ عمران دیکھ چکا تھا کہ جولیا کا میک اپ غائب ہے، لیکن اسے معلوم تھا کہ جو میک اپ اس نے اپنے چہرے پر کیا تھا وہ کسی بھی میک اپ واشر سے واش نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ مطمئن تھا کہ اس کا میک اپ واش نہیں ہو سکا ہوگا۔ جولیا کو اس نے عام میک اپ کرنے کا کہا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اگر کسی موقع پر ان پر ہاتھ پڑ جائے تو اس کے میک اپ واش نہ ہونے اور جولیا کا میک اپ واش ہونے اور اس کی شناخت سوئس نژاد ہونے کی وجہ سے مخالفین گھبرا جائیں، اور پھر انہیں ہوش میں لا کر ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اس کی نظریں سامنے بیٹھے ہوئے افراد پر جم گئی۔ دونوں ایکریمن ہی تھے، لیکن عمران نے فوراً چیک کر لیا تھا کہ یہ دونوں بھی میک اپ میں ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ کون ہو تم؟ عمران نے ایکریمن لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ یہ عمران نہیں ہے، اب مزید وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں ہلاک کر دو۔ سامنے بیٹھی ہوئی عورت نے قدرے مایوس سے لہجے میں اپنے ساتھی مرد سے مخاطب ہو کر کہا، تو عمران اس کے بولتے ہی ایک لمحے میں پہچان گیا کہ یہ عورت کیتھی ہے، اور یہ یقیناً اس کا ساتھی وکٹر ہوگا۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا، مرد نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران کے لبوں پر مسکراہٹ رنگنے لگی، کیونکہ اس کا اندازہ درست ثابت ہو رہا تھا، وہ وکٹر ہی تھا۔ کم از کم یہ تو بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو اور ہم کہاں ہیں؟ عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے راڈز کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ ہم تمہیں پاکیشیائی ایجنٹ سمجھ کر یہاں لے آئے تھے تاکہ اگر تم واقعی وہی ہو تو تم سے سودے بازی کی جا سکے، کیونکہ پاکیشیائی ایجنٹوں نے ایک بار ہم پر بھی احسان کیا تھا، وکٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پاکیشیائی ایجنٹ؟ وہ یہاں ایکریما میں کیسے آ سکتے ہیں؟ تم ہمیں چھوڑ دو، ہمارا کوئی تعلق ایسے کسی مشرقی ملک سے نہیں ہے، عمران نے جواب دیا۔ وہ ایسی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جو کرسیوں کے تقریباً درمیان میں تھی، اس لیے وہ پیر سائڈ پر کر کے بٹن کو بھی چیک نہ کر سکتا تھا، اور پھر اس کی نظریں جولیا کے جسم کے گرد موجود راڈز پر پڑ گئیں، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، کیونکہ جولیا کے جسم کے گرد راڈز دیکھ کر ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ راڈز کو جدید ترین انداز سے کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے۔ یہ راڈز ریموٹ کنٹرول تھے، کیونکہ جولیا کے جسم کے گرد راڈز زیادہ ٹائٹ کیے گئے تھے، حالانکہ ان کا فاصلہ عام حالات میں قدرے زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ اب تمہیں ہوش میں لایا جا چکا ہے، اس لیے اب تمہیں بہرحال ہلاک ہونا پڑے گا۔
विक्टर ने सख्त और सर्द लहजे में जवाब देते हुए कहा। तुम दोनों क्या करते हो? इस बार कैथी ने कहा। मैं एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में मुलाजिम हूं। तुम बेशक ग्राहम ट्रेडर्स के मालिक और मैनेजर ग्राहम को फोन करके चेक कर लो। और ये मेरी फ्रेंड मार्गरेट है, ये थिएटर में काम करती है। इमरान ने जवाब दिया तो उसने विक्टर को चौंकते हुए देखा। ग्रहम, ओह, फिर तो तुम लाजमन इमरान ही होगे। तुमने कोई खसूसी मेकअप किया हुआ है जो वॉश नहीं हो सका। अगर तुम अपनी असलियत बता दो तो हम तुम्हें छोड़ सकते हैं, वरना तुम्हें लाजमन हलाक कर दिया जाएगा। तुम्हें ग्रहम के जरिए ही ट्रेस किया गया है, विक्टर ने इस बार तेज लहजे में कहा। क्या ग्रहम ने तुमसे बराह रास्त बात की थी? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, बैगट ने उसकी पर्सनल सेक्रेटरी से मालूमात हासिल कर ली हैं जो कि हतमी है। इसलिए तुम तस्लीम कर लो कि तुम वाकई इमरान हो, वरना तुम्हें हलाक कर दिया जाएगा, विक्टर ने तेज लहजे में कहा।